लगभग 3 दशकों की लंबी बहस के बाद आखिरकार भारत ने एक ऐसा ऐतिहासिक कानून पास कर ही दिया जो संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें रिजर्व करेगा। तो इस ऐतिहासिक कानून को समझने के लिए हम सबसे पहले ये देखेंगे कि भाई इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ी। फिर हम इसके पारित होने तक के जो 3 दशकों का लंबा सफ़र है ना, उस पर नज़र डालेंगे और आखिर में ये जानेंगे कि इस वादे को हकीकत में बदलने के लिए अभी कितना और लंबा रास्ता तय करना बाकी है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कानून की जड़ में आखिर समस्या क्या है? असल में यह है भारतीय राजनीति में महिलाओं का चौंकाने वाला कम प्रतिनिधित्व। जरा इन आंकड़ों पर एक नजर डालिए। ये एक अकेला आंकड़ा ही सच कहूं तो पूरी कहानी बता देता है। 17वीं लोकसभा यानी भारत की संसद के निचले सदन में सिर्फ 15% सदस्य महिलाएं हैं। और ये तब है जब देश की आबादी में लगभग आधी महिलाएं हैं। और ये जो फर्क है ना, ये तब और भी साफ दिखता है जब हम राष्ट्रीय और राज्य स्तर की तुलना करते हैं। देखिए, देश की आधी आबादी तो महिलाओं की है, लेकिन संसद के निचले सदन में उनका हिस्सा सिर्फ 15%। और राज्यों में तो हालत और भी खराब है। वहां यह आंकड़ा गिरकर औसतन सिर्फ 9% पर आ जाता है। लेकिन एक बात साफ है, ये कानून कोई रातों रात नहीं बन गया। नहीं, इसके पीछे करीब करीब 30 सालों का एक बहुत लंबा और मुश्किल संघर्ष है, जिसमें कई बार उम्मीदें बनी और टूटी। आइए उस सफर को थोड़ा करीब से देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सफर उतार चढ़ाव से भरा हुआ था। 1996 में पहली कोशिश हुई, लेकिन बिल पास नहीं हो सका। फिर 90 के दशक के आखिर में दोबारा कोशिशें हुई, लेकिन नतीजा फिर वही रहा। 2008 में एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली जब ये राज्यसभा से पास हो गया, लेकिन फिर लोकसभा में जाके अटक गया और आखिरकार 2023 में जाकर ये सपना सच हुआ। तो आप बात करते हैं उस कानून की जो आखिरकार पास हो ही गया। इसे आधिकारिक तौर पर तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम या 106वां संविधान संशोधन कहा जाता है। अगर सीधे और सरल शब्दों में कहें तो ये कानून भारत की संसद के निचले सदन यानी लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं में 1/3 मतलब 33% सीटें सीधे सीधे महिलाओं के लिए आरक्षित करता है। तो इसके मुख्य प्रावधान क्या हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित हो गईं और यही आरक्षण अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए जो पहले से आरक्षित सीटें हैं ना, उनके अंदर भी लागू होगा। ये पूरी व्यवस्था 15 सालों के लिए है और कौन सी सीटें आरक्षित होंगी ये समय समय पर रोटेशन से तय किया जाएगा। और दशकों के इंतजार के बाद जब वोटिंग का दिन आया तो नतीजा सच में देखने लायक था। इस बिल को लगभग सभी पार्टियों का जबरदस्त समर्थन मिला। लोकसभा में इसके खिलाफ सिर्फ 2 वोट पड़े और राज्यसभा में एक भी नहीं। ये एक तरह की असाधारण राजनीतिक सहमति थी। लेकिन यहां एक पेंच है, एक बड़ा पेंच। भले ही बिल पास हो गया है, इसका असल में लागू होना मतलब जमीन पर उतरना वो तुरंत नहीं होने वाला। इसमें अभी भी काफी प्रक्रियात्मक देरी है। देखिए, इस कानून को लागू होने से पहले 2 बहुत जरूरी शर्तें पूरी करनी होंगी। पहली, एक नई जनगणना करानी होगी और दूसरी, उसके बाद एक परिसीमन अभ्यास होगा। अब परिसीमन का मतलब है कि जनगणना के जो नए आंकड़े आएंगे उनके आधार पर संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से तय करना। और ये हमें एक सीधी सपाट हकीकत पर ले आता है। इन जटिल प्रक्रियाओं का मतलब ये है कि ये आरक्षण अभी भी कई साल दूर है। हो सकता है कि ये 2029 के आम चुनाव के बाद ही लागू हो पाए। तो सवाल उठता है कि अगर ये इतना अच्छा विचार था तो इसे कानून बनने में 30 साल क्यों लग गए? इसका जवाब उन गहरी बहसों में छिपा है जो इस मुद्दे को लेकर हमेशा से चलती रही हैं। और ये बहस कोई आज की नहीं है। 1947 में जब संविधान बन रहा था तब भी रेणुका रे जैसे सदस्यों ने चिंता जताई थी। उन्होंने कहा था कि आरक्षण की वजह से कहीं ऐसा ना हो जाए कि महिलाओं को योग्यता के आधार पर सामान्य सीटों पर चुनाव लड़ने से ही रोक दिया जाए। तो मोटे तौर पर देखें तो जो इसके समर्थक हैं वो इसे लोकतंत्र को मजबूत करने और महिलाओं से जुड़े मुद्दों को नीति बनाने के केंद्र में लाने के एक तरीके के रूप में देखते हैं। वहीं जो इसकी आलोचना करते हैं उनका तर्क है कि ये मतदाताओं की पसंद को सीमित करता है और हो सकता है कि ये योग्यता के सिद्धांत को भी कमजोर करे।
लेकिन सिर्फ तर्कों से परे हमारे पास इसका एक ठोस उदाहरण भी है। भारत में जो स्थानीय पंचायत चुनाव होते हैं ना, वहाँ 1993 से ही महिलाओं के लिए आरक्षण लागू है। और स्टडीज़ ये दिखाती हैं कि जहाँ जहाँ महिलाएं नेता बनी, वहाँ पीने के पानी और सड़कों जैसी बुनियादी ज़रूरतों पर ज़्यादा ध्यान दिया गया। यानी वो मुद्दे जो सीधे तौर पर महिलाओं और परिवारों की ज़िंदगी को बेहतर बनाते हैं। इस बिल की जो सबसे बड़ी और मौजूदा आलोचना है वो ये है कि इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी महिलाओं के लिए अलग से कोई कोटा नहीं है। और यही वो वजह थी कि लोकसभा में 2 वोट इसके खिलाफ भी पड़े थे। तो क्या सीटें आरक्षित करना ही इकलौता रास्ता था? नहीं, और भी विकल्पों पर खूब बहस हुई थी। जैसे एक आइडिया था कि पार्टियों को ही मजबूर किया जाए कि वो अपने टिकटों का एक हिस्सा महिलाओं को दें, या फिर एक ही सीट से 2 प्रतिनिधि चुने जाएं जिसमें एक महिला हो। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, हर विकल्प के अपने कुछ फायदे थे तो कुछ नुकसान भी थे। तो आखिर में हम इसे क्या कहें? समानता की ओर एक ऐतिहासिक छलांग, या फिर एक ऐसा वादा जिसकी डिलीवरी डेट अभी भी बहुत बहुत दूर है? कानून तो बन गया है, लेकिन भारतीय राजनीति में महिलाओं की असली शक्ति का वंदन असल में कब होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।